ओके फ्रेंड्स, सो आज वर्किंग विद चिल्ड्रन मॉड्यूल वर्किंग विद चिल्ड्रन करेंगे और इसमें आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे दैट इज़ नंबर 1, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस टू एक्सरसाइज। बच्चों के साथ जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि ये हम बच्चों के साथ अवॉइड करें। तो गाइज रिस्क कहाँ कहाँ से आता है बच्चों के साथ। सबसे पहले अगर कोई बच्चा पुअर बायोमैकेनिक्स फॉलो कर रहा है, पुअर बायोमैकेनिक्स मीन्स पुअर टेक्निक या गलत तरीके से भाग दौड़ या वेट उठाने के जो बायोमैकेनिक्स होने चाहिए वो अगर करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली इंजरी होगी। तो हमें देख के उसको सजेस्ट करना है, ठीक है। सेकेंड, इन एडिक्वेट स्किल लेवल, स्किल ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बॉल को जब थ्रो करते हैं ना तो एक बॉल थ्रो करने का एक पूरा एक्शन होता है, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है। छोटा बच्चा जब बॉल थ्रो करता है ना वो हाफ एक्शन यूज़ करता है कि उसको पूरे एक्शन का नहीं पता, जोर लगाना है तो कैसे, तो वो जोर कहीं और से लगाता है, बॉल कहीं और जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बारी स्किल लेवल ठीक नहीं होता। इट कुड बी ड्यू टू एज, ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग, वो समझ नहीं पा रहा स्किल क्या है ना। तो टू परफॉर्म एनी एक्सरसाइज अगर उसका स्किल वीक है तब भी उसको इंजरी होने के चांसेस है, रिस्क है। तो हमें उन चीज़ों को सबको ध्यान में रखना है कि स्किल करेक्ट होना चाहिए जो भी एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रहा है। पुअर फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन, हो सकता है फिजिकली या मेंटली ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, ही और शी और चाइल्ड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तब भी उसको जिम्नास्टिक्स की बात करते हैं। जिम्नास्टिक्स में ना कई बच्चे डरते हैं कि यार ये ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, ज़्यादा ऐसे हो क्या होगा, तो डर के मारे ना दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो कई बार चीज़ों के लिए जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते तब भी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओवर ट्रेनिंग, ओवर यूज़, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाता है कई बार बच्चों को। ये ओवर ट्रेनिंग एक दिन की नहीं होती, पहले भी मैंने आपको बताया था। ओवर ट्रेनिंग इज़ लाइक वीक्स, 3-4 हफ्ते, महीना 2 महीना कंटिन्यूसली ओवर ट्रेन किया जा रहा है, ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है, तो उसको इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेनिंग, ओवर यूज़ नहीं करना बच्चों के साथ। और ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग ही फटीग होती है कि फटीग लेवल है, रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही और उसको हम इन पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो अगेन फटीग या इन एडिक्वेट रिकवरी की वजह से भी उनको रिस्क हो जाता है। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक, अब जैसे ना आजकल मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी, छोटी सी लड़की है, फुटबॉल बड़ा अच्छा खेलती है, बॉक्सिंग बड़ा अच्छा, मतलब एक वीडियो आती रहती है और उसके ना एब्स अच्छे खासे मसल्स बने हुए हैं। अब उसके बन गए हैं, उसके जीन्स होंगे, उस पर मेहनत की गई है, वो शी कुड हैव अडॉप्टेड दैट, उसको वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। बट उसको देखते हुए हर किसी को हम ऐसा नहीं कर सकते, हर किसी के साथ ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, अनरियलिस्टिक नहीं होना कई बार, ठीक है। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से ना कुछ इंजरी या रिस्क बच्चों पे आ सकता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्लियर है, सिंपल है, सेम बच्चे और इवन बड़ों के साथ भी ये चीज़ें हमें देखनी है कि ये चीज़ें ना। अच्छा, अब जो मेजर रिस्क होता है वो बच्चों पे फिजिकली किन किन चीज़ों पे आता है, मतलब रिस्क, इंजरी का जो रिस्क है, इंजरी किस किस चीज़ में होती है। हमने ना अभी पीछे हड्डियाँ देखी थी, 3 तरह की, एक छोटी हड्डी थी, एक बड़ी हड्डी, एक और बड़ी। तो हड्डियों में ना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रोथ प्लेट्स होती है। ग्रोथ प्लेट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ही ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये ग्रोथ प्लेट्स ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो ये ग्रोथ प्लेट्स रुक जाती हैं, ये ग्रोथ नहीं करने देती, इनकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, इनका नाम होता है एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट्स। तो ये एपिफिजियल प्लेट्स अगर ओवर ट्रेनिंग की जाएगी, ओवर यूज़, ओवर वेट दिया जाएगा, तो ये ग्रोथ रुक जाती है हड्डियों की। तो हड्डियों की ग्रोथ रुक जाएगी तो हाइट रुक जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही और भी हड्डियों की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक है कॉमनली किसी किसी की एड़ी में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भाग दौड़ करने की वजह से एड़ी में दर्द आएगा, ठीक है। किसी के घुटने में, नी के नीचे थोड़ा सा पेन आना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि नी में जो टेंडेंट्स है ना वो वीक होते हैं और उसमें पेन आना शुरू हो जाता है। शोल्डर डिसेबिलिटी, कई बार कईयों को ज़्यादा शोल्डर की एक्सरसाइज कराई जाती है तो शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। इनस्टेबल हो जाता है शोल्डर के ऊपर भी चांसेस होते हैं।
फिर एक है पर्स डिजीज। पर्स क्या होता है, इसमें हिप जॉइंट वीक हो जाता है, हिप जॉइंट्स में ब्लड का फ्लो, पुअर ब्लड फ्लो हो जाता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिसकी वजह से ना ये फैक्टर्स होने, जैसे ज़्यादा जंपिंग वाली जो गेम्स हैं, फॉर एग्जांपल योर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी गेम्स में नी में दर्द आता है, ठीक है, नी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। हिप जॉइंट वाली ज़्यादातर कैसी होती हैं, मोस्टली होते हैं जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, जिमनास्ट वगैरह की, जिमनास्टिक्स वगैरह की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गेम, किसी किसी गेम में कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसी में कुछ आएगी, अकॉर्डिंगली ये चैलेंजेस ज़्यादातर कहाँ आ रही है, हड्डियों में, जॉइंट्स में, और ग्रोथ, उनकी ग्रोथ होने में आती है। तो इसलिए बच्चों के साथ हम ओवर वेट, ओवर ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं कराते, ताकि उनकी हड्डियाँ अच्छे से ग्रो हो सकें, मसल्स और हड्डियाँ अच्छे से ग्रो कर सकें। सो गाइस, बोन, अगर हड्डियाँ कमज़ोर, अब अगर हड्डियों में ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही ना, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ टिश्यूज़ अगर बार बार इंजरी हो रही है उन्हीं टिश्यूज़ पे, उन्हीं पर्टिकुलर जगह पे बार बार इंजरी हो रही है, तो मतलब वो टिश्यू रिकवर नहीं हो पा रहा और हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं और इंजरी आ रही है। ये चीज़ें बड़े छोटे सबके साथ एप्लीकेबल है, लेकिन छोटों के साथ तो खास ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आने वाली टाइम लाइफ पूरी पड़ी है और ग्रोथ प्रॉपर होना चाहिए। कुछ इंजरीज होती हैं जिनको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक इंजरीज क्या होती हैं, जानलेवा टाइप इंजरीज। आपका पेज नंबर 27 पे सबसे ऊपर ही है, कैटास्ट्रॉफिक इंजरीज। सो कैटास्ट्रॉफिक बेसिकली होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस, जिसमें नेक, मेजर जो पार्ट्स हैं, नेक, लोअर बैक, ठीक है, मतलब जो जिससे कि जानलेवा या फिर परमानेंट डिसेबल होने के चांसेस होते हैं। तो ये कब होते हैं, किससे होते हैं, कई बारी सही इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे। जैसे छोटे बच्चों को ना वो बहुत सिखाया जाता है, स्केटिंग बहुत सिखाई जाती है कि स्केटिंग कीजिए, तो अगर स्केटिंग वो स्पीड पे जा रहा है, इज़ नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, इज़ नॉट वेयरिंग सेफ्टी मेजर्स, तो चांसेस होते हैं कि ज़्यादा डेंजरस चोट लगने के। अगर सही जगह पे स्केटिंग नहीं कर रहा, सड़क पे कर रहा है, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों के साथ कि इंजरीज से वो बच सके, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर इसी के ऊपर है कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बच्चों के साथ। तो यही रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए हम बच्चों के साथ वर्कआउट कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5 के अंदर टेस्टिंग, बच्चों का फिटनेस टेस्टिंग करना। अभी हमने जैसे एडल्ट्स का फिटनेस टेस्ट किया था ना, एडल्ट्स पे हम लोग 5 फिटनेस टेस्ट कर रहे थे बेसिक फिटनेस के लिए। वन वाज मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, देन देयर वाज कार्डियोवैस्कुलर, फ्लेक्सिबिलिटी और BMI, बॉडी कॉम्पोजिशन। ये 5 चीज़ों पे हम बड़ों को टेस्ट करते थे। इन्हीं 5 चीज़ों पे छोटे बच्चों को भी टेस्ट कर सकते हो, बट उनके टेस्ट ऑन अ थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा इजी भी किए जाएंगे और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम स्ट्रिक्ट रहेंगे उनके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के साथ उनकी स्पीड को टेस्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, बीप टेस्ट, पॉइंट A से पॉइंट B, गो फॉर 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना टाइम लिया, दैट इज़ द स्पीड टेस्ट। एंड्योरेंस के लिए आप एक 400 मीटर का राउंड मरवाओ, देखो कितना टाइम लिया, क्योंकि बच्चों के लिए 400 मीटर ही बहुत होता है, ठीक है। सिटअप टेस्ट करा सकते हो, 1 मिनट सिटअप टेस्ट, क्योंकि एब्स वगैरह के लिए सिटअप टेस्ट इज़ वेरी गुड। स्क्वाट टेस्ट करा सकते हो, 1 मिनट स्क्वाट टेस्ट, लेग की स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए स्क्वाट्स करवा सकते हो आप उनको। तो बच्चों के साथ जितने भी टेस्ट है ना, यू कैन क्रिएट द टेस्ट्स, क्योंकि इनके ऊपर ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूलाज नहीं है। बड़ों के साथ फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ किए थे, बट बच्चों के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कहते हैं जी आज आप बच्चे का टेस्ट लो, उन टेस्ट को रिकॉर्ड करो अपने पास, और फिर टाइम टू टाइम यूज़ करो इन रिकॉर्डेड टेस्ट को कंपेयर करने के लिए। सेम बच्चे का दोबारा 2 महीने बाद टेस्ट लिया तो कंपेयर दैट टेस्ट, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और डेफिनेटली होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि बाय 2 मंथ्स वो बच्चा कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है ना, कुछ पहले से ग्रोथ हो रही है। अगर आप सही लेवल पे एक्सरसाइज करवा रहे हो
वो ओवर यूज या ओवर ट्रेन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बेटर होगा। अगर उसका रिजल्ट बेटर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ओवर ट्रेनिंग हो रही है, प्रॉपर रिकवरी नहीं हो रही, प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसका टेस्ट ठीक नहीं है। नहीं तो डेफिनेटली 100% इंप्रूवमेंट होगी। ओके, टेस्ट कौन कौन से करने चाहिए? एक BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो हमेशा करना ही चाहिए। देखो ये पेज नंबर 28 पे लिखा है, फिटलिंग सजेस्ट द फॉलोइंग टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर के लिए बीप टेस्ट, ग्रोथ के लिए हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI जो होता है सिंपल, वो करा दिया। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए आप लेग्स के लिए स्क्वाट्स करा सकते हो उनको, चेक 1 मिनट में कितने स्क्वाट करते हैं, ठीक है। इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इकट्ठा ही होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों आ जाते हैं स्क्वाट्स करते हैं। सिटअप टेस्ट हो गया, 1 मिनट सिटअप टेस्ट। फिर उनको एक बॉल दिया और चेस्ट लेवल से, जैसे एक बास्केटबॉल है, होल्ड किया चेस्ट पे एंड थ्रो, एक पॉइंट पे खड़े होकर थ्रो करवाइए, कितना दूर जा रहा है उनका फर्स्ट बाउंस, कितना दूर जा रहा है। तो इससे पता चलता है आर्म्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आती है, आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए। इवन एक शटल दे सकते हो, समटाइम्स यू कैन टेक अ शटल, कि थ्रो कितना दूर थ्रो करते हो, तो उससे भी आपको पता लग जाता है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने बास्केटबॉल ली, अगले टेस्ट में शटल ले ली, टेस्ट डिफर हो जाएंगे। सो जो भी आप आज बास्केटबॉल ले रहे हो, तो नेक्स्ट टेस्ट में भी बास्केटबॉल होनी चाहिए। आज शटल है तो नेक्स्ट में भी शटल होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार बास्केटबॉल इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन यूज़ शटल, तो फिर शटल ही यूज़ करो, क्योंकि शटल लाइट वेट है, बास्केटबॉल हैवी है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो ज़्यादातर ये जितने भी टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी में सिट एंड रीच, जो सिट एंड रीच, शोल्डर पीछे, इन्वर्टेड नमस्ते, और बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो उनका इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये सारे आप बेसिक लेवल के टेस्ट उनके साथ कर सकते हो। जस्ट ये टेस्ट लेने का पर्पस होता है उनको मोटिवेट करना, उनके लेवल को कंपेयर करना, करंट नॉर्म्स क्या चल रहे हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या फिटनेस लेवल है वो देखना। अगर आप किसी को कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना चाहते हो, किसी को कोई टूर्नामेंट खिलाना है, तो जो टूर्नामेंट वाले बच्चे हैं उनका फिटनेस लेवल चेक किया और अपने का बच्चे का चेक किया, तो आपको पता लग जाएगा यार ये लेवल चाहिए और बच्चे का ये लेवल है, या फिर ये लेवल चाहिए और बच्चे का ऑलरेडी ये लेवल है और इम्प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंगली कंपेयर करने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखते हुए टेस्ट लीजिए कि इंजरी ना हो बच्चों को। ये सेफ्टी मेजर्स पिछले जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, अगेन वही सारे सेफ्टी मेजर्स कि बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग फॉर अ चिल्ड्रन। एक्सरसाइज प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो गाइज ये डिपेंड करता है बच्चों की एज ग्रुप। जैसे हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, 5 ईयर्स तक के बच्चों के प्रोग्राम जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं मोटर एबिलिटीज़, चलना फिरना, दौड़ना कूदना, इनको हम इम्प्रूव करते हैं। छोटी मोटी गेम्स खिलाते हैं, पकड़ पकड़ाई खेलो, ये खेलो, वो होता है। बट 8 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे की एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर चुके होते हैं, ताकि वो 10 साल तक थोड़ा ठीक ठाक खेलना शुरू कर दे, ठीक ठाक उसके अंदर लेवल, फिटनेस लेवल ठीक ठाक बन जाए। तो 10 साल के बच्चे जो होते हैं, 10 साल ऑनवर्ड्स के बच्चे, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करना शुरू कर चुके होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनका जो शेड्यूल होगा, प्रोग्राम होगा, उस शेड्यूल प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट जिसमें वो हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर लोग छोटी एज में ना कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट्स हैं? स्केटिंग है, जो छोटी एज में ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं स्केटिंग के अंदर, और बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट में इतना छोटी एज में नहीं होता, क्योंकि लेदर बॉल गेम जो है वो 16-17 साल के बाद ही आनी शुरू होती है। बट मोस्टली ये सारी जो स्पोर्ट्स हैं आपका, बैडमिंटन, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टीटी एक इम्पॉर्टेंट है, कबड्डी, खो खो, आपका साइकिलिंग भी छोटे बच्चों में कहाँ होती है अच्छा, चेक करना एक बार साइकिलिंग का छोटे बच्चों के साथ, बिकॉज आई हैव नॉट सीन। ज़्यादातर स्केटिंग तो देखा ही है, स्केटिंग तो है ही, स्केटिंग हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी टीम गेम ना स्कूल में भी खिलाई जाती है, स्कूल की टीम्स भी बनती है इनके लिए। इन स्पोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए? एंड्योरेंस, एरोबिक एंड्योरेंस, स्पीड, एनारोबिक, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए, मोबिलिटी, मूवमेंट्स, मोटर स्किल्स,
जंपिंग, कैचिंग, है ना, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। तो हमें छोटी एज के बच्चे, छोटी एज मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10 से 14-15 साल तक के बच्चों में इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना है, ज़्यादा हमारा प्रोग्राम इन चीज़ों पे रहना चाहिए, ठीक है ना। साइकिलिंग मेरे को नहीं लगता कि अभी छोटे बच्चों में होती होगी, शायद हो 16 साल से ऊपर शायद हो जाए, बट 16 से नीचे का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज साइकिलिंग अगेन इज अ स्पीड स्पोर्ट, वो स्पीड में होती है साइकिलिंग, जो अगर रेसिंग होगी स्पीड में होगी, और स्पीड में होने वाली चीज़ों में बच्चे को आई डोंट नो के इन्वॉल्व करते हैं। मिला 16 से ऊपर की होगी सर, 14 या 16 से ऊपर ही होगा सर। रनिंग तो होगी? हाँ रनिंग होगा, रनिंग में स्प्रिंटिंग होगा, 100 मीटर होगी, 200 मीटर, 400 मीटर रनिंग तो होती है, लेकिन छोटी 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 रेसेस भी होती है उनमें, 50 मीटर, 100 मीटर ऐसे होती है। तो ये सारी स्पोर्ट्स के लिए हमको उनको तैयार करना है, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स क्या मांग रहे हैं, एरोबिक, एनारोबिक्स, मतलब कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवेस्कुलर स्टेमिना मांग रहे हैं। तो कार्डियोवेस्कुलर एंड बॉडी वेट स्ट्रेंथ, जो उनकी बॉडी वेट से ही उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? छोटे बच्चों के साथ आप हमेशा समझ के चलो कार्डियोवेस्कुलर ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, जिसमें स्पीड भी होगी, कार्डियोवेस्कुलर, थ्रोइंग, कैचिंग, स्किपिंग, ये कुछ स्पेसिफिक, स्विमिंग, हाँ स्विमिंग एक है, स्विमिंग छोटे बच्चों में होती है, स्विमिंग होती है। यस, कोऑर्डिनेशन, वही कोऑर्डिनेशन आ जाता है ना, कैच करना, थ्रो करना, कोऑर्डिनेशन है। बैडमिंटन है उसमें, बट देखा है तूने, बिकॉज आई डोंट नो, शायद इंडिया में मैंने देखी नहीं यार, मैंने अपने अच्छे खासे स्कूल है ना, स्कूलों में हमने देखी नहीं है, इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है कह लो, बट वही है, होनी चाहिए, साइकिलिंग बच्चे अच्छा एंजॉय करते हैं। तो ऑल दिस मोटर स्किल्स, फंडामेंटल मोटर स्किल्स, भाग दौड़ करने में हमें उनको इम्प्रूव करना है। अच्छा जी, अब ये पता लग गया यार बच्चों को हमें रनिंग ज़्यादा करानी है, स्पीड वर्क करवाना है, ठीक है, स्क्वाड्स, सिटअप्स, स्किपिंग, जंपिंग, इस तरह की मेजर एक्सरसाइज करवानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है बच्चों को एक्सरसाइज करवाने के लिए, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर 7 है, दैट इज इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टिंग द सेशन। उनका सेशन लेना, बच्चे वैसे कंट्रोल में नहीं आते, अगर आपका सेशन में आपकी कमांड अगर सही नहीं है, बच्चे आपको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि एवरीवन शुड बी अटेंटिव, आपको सुने, आपको देखें। तो कैसे होगा, आप ने लास्ट क्लासेस में जब हम लोगों ने सर्किट ट्रेनिंग वगैरह किया था, तो यू कुड सी सर्किट ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको एक ऊंची आवाज़, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें ना इकट्ठा यूज़ करना पड़ता है। और क्लास ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सारे लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आपको देख सके, आपको सुन सके। तो आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्लास ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, पेज नंबर 40। सो क्लास ऑर्गेनाइजेशन अगर 1:1 है कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सामने खड़े करके बच्चे को आप सिखा देते हो, ठीक है ना। 1:1 में जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं तो एक लाइन सीधी खड़ी कर सकते हो, आप सर्कल में लोगों को खड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्लेस, जहाँ जैसी जगह आपके पास अवेलेबल है ना, जिस तरह की जगह अवेलेबल है। तो एक सीधी लाइन कि सब लोग आपको देख सकें, एक सर्कल में हो सकता है, या 2 लंबी लाइन हो सकती है। तो ये देखो 4-5 तरीके के इन्होंने क्लास ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई हैं। ये करने का मेजर रीज़न क्या होता है कि लोग या बच्चे आपको ढंग से देख सकें और आप भी सब बच्चों को देख सको। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, हर एक बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट हर एक के साथ आई कांटेक्ट करो, बात करो, आई कांटेक्ट करो, बात करो, आपको पता लग जाएगा कौन आपको सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। कई आई कांटेक्ट तो कर रहे होंगे बट सुनते नहीं है, पता लग जाता है। एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है कि अपने बच्चों को, क्लाइंट्स को अपने साथ कनेक्ट रखना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका कमांड होगा, कमांड ऐसा होना चाहिए कि सब आपको सुने, ऊंचा, कॉन्फिडेंस, रेडी गो, मोटिवेशनल, कि जैसे उसको पता है, वो टोन ऐसी होनी चाहिए कि गो सुनते सब लोग काम करें, स्टॉप सुनते रुक जाएं। क्यों, बच्चे हैं, बच्चों को तो जिस तरह से आप मतलब कमांड दोगे और हल्की वाले, ओके रेडी है जी, चलो जी गो, कोई नहीं सुनेगा, सब इधर सब बिखर जाते हैं। 1 मिनट लगता है बच्चों की क्लास बिखरने में, क्योंकि एज ए बीपीएड ना
एक दो जगह मैं गया था एज अ ट्रायल देने स्कूल्स में, तो आई कुड सी मैं एज अ कोच तो काफ़ी काम कर चुका था, तो मेरे को पता है एज अ कोच मेरे पास 100 बच्चे भी आते थे, तो 50 बच्चे एक बार में हैंडल करते थे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आई कुड सी कि अच्छी है मेरी। तो हम लोगों ने बच्चों को खड़ा किया, एक क्लास थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया। अब वो मेरे को कहते हैं सर आपका तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं काम करते थे। मैं कहा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में आज वो देने आया हूँ, तो मैं कोच हूँ। कोच और स्कूल टीचर में इतना फ़र्क होता है जो मेरे को कुछ टाइम काम करके पता चला। एज अ कोच हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट, उसके पर्टिकुलर स्किल सिखाते हैं बच्चे को। बच्चे को एक ही स्पोर्ट में एक्सेल कराना सिखा रहे होते हैं, ठीक है। एज अ स्कूल टीचर पता है क्या करना है, कभी आपको फुटबॉल खिलानी है, कभी क्रिकेट खिलाना है, कभी वॉलीबॉल खिलाना है, कभी खो खो खिलानी है, समझ रहे हो। बच्चों को हर एक स्पोर्ट में इंडल्ज करना है। फिर क्लास में कुछ लड़कियां कुछ लड़के, लड़के बोल रहे हैं ये गेम खेलनी है, लड़कियां बोल रहे हैं वो खेलनी है। तो अब आप एक जगह पे खड़े होके 4-5 डिफरेंट गेम्स खिलानी है तो भी दिक्कत है। उधर फुटबॉल खेल रहा है उसको कैसे ध्यान दे, उधर वो खेल रहा है उसको कैसे ध्यान दे। तो ये सारा काम जब तक आपकी इंस्ट्रक्शंस अच्छी नहीं होंगी, जब तक आपका प्री प्लानिंग नहीं होगा कि मेरे को इनको 6 ग्रुप बन गए, 6 ग्रुप को क्या क्या खिलाना है, प्री प्लान करके उनके अंदर एक मॉनिटर निकालोगे, यू विल मॉनिटर, यू विल टेक केयर, यू विल टेक केयर। वो कहते हैं ना थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी और फिर सबको ध्यान से देखते रहे, घूमते रहे। तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होता है बच्चों में, यानी शरारती बच्चे, शरारती तत्व तो हर जगह होते ही हैं, बच्चों में बहुत होते हैं। कई बार दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन अ स्पोर्ट्स, नहीं करना नहीं है, मन नहीं है, वो अरे पूरी वो टीम फुटबॉल खेल रही है, गोलकीपर अपने मजे में इधर उधर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने गोल बचाना है। तो ऐसा बहुत होता है, इसलिए बच्चों के साथ बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है कि वो ढंग से आपको सुने और फॉलो करे। और मोटिवेशन, उनको कॉम्पिटिटिव लेवल, जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल दोगे ना, जीतना है हर एक किसी में होगा, हाँ जीतना है, तो खेलते हैं, फिर एंजॉय करते हैं, ढंग से खेलते हैं, सुनते हैं आपकी बात। और जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वीक हो गई तो आपको सुनेंगे नहीं, आपको वो ईजी लेना शुरू कर देंगे, और वो ठीक नहीं है एज अ ट्रेनर आपके लिए, इसलिए ठीक नहीं है। ओके, इंस्ट्रक्शंस अच्छी हो गई, आपने डेमोस्ट्रेशन दे दी, डेमोस्ट्रेशन भी आप अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि एज अ इंस्ट्रक्टर आपको पता है आपने क्या करवाना है, उसकी डेमो पहले से सब चीज़ों को प्री प्लान कर सकते हो। तो अब एक अच्छा सेशन लेने के लिए गुड इंस्ट्रक्शंस, गुड कमांड, गुड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मॉनिटरिंग, ढंग से मॉनिटर करना है उनको कि सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, कई बार आपको ईजी भी होना पड़ता है। ये सारे जो हमने पढ़े थे ना, पैसिव, अग्रेसिव, असर्शन, ये सारे अलग अलग तरीके कमांड के यूज़ करने चाहिए, ठीक है। पढ़े थे, याद है, पैसिव, असर्टिव, अग्रेसिव। पैसिव मतलब इजी, असर्टिव ओके, स्ट्रिक्ट भी और इजी भी, और एग्रेसिव मतलब स्ट्रिक्ट। तो कई बार बच्चे जब शरारतें करते हैं तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सेशंस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग अ सेशन। ओके जी, अब सेशन कंडक्ट हो चुका है। अब बच्चे का साथ क्या काम करना है, जैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, डाइट, क्या भैया बच्चों की डाइट पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर अभी आज हमने जो पढ़ा मॉर्निंग में अपना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, कि ईटिंग हैबिट्स में सबसे बेस्ट चीज़ें क्या हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, दही, छाछ, जितना नेचुरल वो ले सकें, जितना नेचुरल खाओगे उतना बेस्ट है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, एग्स अच्छे हैं, चिकन भी ठीक है। तो जितना कीप इट टूवर्ड्स वेजिटेरियन एंड नेचुरल थिंग्स। अवॉइड क्या करना है, बैड क्वालिटी फूड, लो क्वालिटी फूड, लिक्विड कैलोरीज नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूसेस जितने भी है, जो पैकेट फ्रूट जूसेस हैं वो नहीं लेने। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनको भी एक डाइट चार्ट, उनके भी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है, मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो जितना भी न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं वी आर न्यूट्रिशनिस्ट, इतना डीप है कॉन्सेप्ट, सिर्फ इतना सिंपल है, आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर कार्ब, फैट, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की क्वांटिटी, कार्ब्स की क्वांटिटी, फैट की क्वांटिटी आपको पता लग चुकी है। अब ये जो चीज़ें आनी है कहाँ से आए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना आप जो चीज़ें कच्ची खाओगे उतनी आपके लिए अच्छी हैं। कच्ची इन द सेंस जैसे एप्पल, बनाना, फ्रूट सारे हम कच्चे खाते हैं। कोई वेजिटेबल जैसे कैरेट, देयर मैनी थिंग्स, सैलड, जितना भी सैलड है वो हम कच्चा खाते हैं, इट्स वेरी गुड, ठीक है। कार्ब्स के लिए कई बार हमें पता है यार, रोटी, चावल, दालें, आलू, जो भी स्टफ़ है जो हम घर में कुक करके बना सकते हैं, दे आर बेस्ट,
उनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आप उतने बेटर रहेंगे। जितनी वेजिटेबल्स, हमेशा यह ध्यान रखो, वेजिटेबल्स कलरफुल होनी चाहिए। जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं उतनी आपके शरीर के लिए अच्छी है। जैसे शिमला मिर्च, क्या डार्क ग्रीन कलर है, रेड येलो शिमला मिर्च, क्या कलर होते हैं उनके, उतने हमारे लिए अच्छे होते हैं, उतने बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पालक, मेथी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड। ठीक है, जितना उनको आप वेजिटेबल्स की तरफ रखेंगे, फ्रूट्स की तरफ रखेंगे, उतना बच्चों के लिए बेस्ट है। हालांकि वो नहीं खाते बट स्टिल बचपन से अगर आदत डालोगे खाएंगे, डेफिनेटली खाते हैं। सो ये गाइडलाइंस बच्चों को बतानी है। बच्चों को ये बताना है खेलने आने से पहले आपको कम से कम खा के आना चाहिए, अच्छा खासा खाना होना चाहिए। और आपका जैसे ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन 2 घंटे पहले लंच करो या डिनर, जो भी मेन मील है वो 2 घंटे पहले हो, ताकि डाइजेस्ट हो जाए। और आने से पहले सिंपल फ्रूट्स वगैरह अपने साथ रखें या अपने खा के आएं, ठीक है, ताकि एनर्जी लेवल में अच्छा रहे। सो डाइट भी आपने उनको बता दी। डाइट के बाद अब क्या रह गया? अब रह गया जी, बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना और बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मतलब तू करके बच्चों को बात नहीं कर सकते आप। बच्चों के साथ आप कैसे हो, आइए क्या कर रहे हैं, जितना आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली और जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, वैसा ही रिप्लाई, वैसा ही रिस्पेक्ट बच्चे आपका करेंगे। क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये बहुत बड़ा वो है जो मैंने फील किया है, गुड एक्सपीरियंस में हाउस बच्चों के साथ देखा है आप लोगों ने, कि बच्चे जो देखते हैं ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वो वैसा ही बच्चा वो देख के सीखता है। मतलब बच्चों का ऐसा सीन होता है कि वो ग्रैब करते हैं चीज़ों को, जो टीवी में देख रहे हैं वो ग्रैब करते हैं, जो घर में देखते हैं वो चीज़ें ग्रैब करते हैं और फिर वैसा ही बिहेव करते हैं। तो हमारा बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि अप टू द टॉप, कि वो आपको देखे और वैसा ही आपके साथ बात करे। सिंपल है। इसमें मैं इसलिए इतना डीप नहीं जा रहा बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन, बात करें कि कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। तो इन कॉमन प्रैक्टिसेस को आप वेन एवर यू विल गो थ्रू द चैप्टर यू विल फील के ईजी पॉइंट्स हैं और इनको हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। और गाइस लास्ट चैप्टर है इसके अंदर, दैट इज स्पेशल नीड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, चैप्टर 10, जिनको स्पेशल नीड है। जैसे किसी को एस्थमा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कम दिखता है, चश्मा लगा हुआ है। तो जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे हैं, इनके साथ टेक एक्स्ट्रा केयर के उनको, कोई बच्चा ना बड़ा जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि उसको जो दिक्कत हो रही है, उसको यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसे है, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बच्चा कुछ बता नहीं पाता। कई बार बच्चे इन्फेरिटी के मारे कुछ बता नहीं पा रहा और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा केयर विद स्पेशल नीड चिल्ड्रंस। इसी वजह से आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में आपके बच्चों के, आपके पेरेंट्स को पहले बताना है कि किसी का कोई स्पेशल नीड है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई मेडिकेशन है, तो प्लीज़ हमें पहले बताइए, बिकॉज ट्रेनिंग में दिक्कत ना हो, आपके बच्चे को हम अलग से सेफली काम करवाएं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स बताएंगे। ठीक है ना। बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो बता ही नहीं पाते, उनको पता ही लगता हो क्या रहा है, एक्सपीरियंस नहीं होता उनको बच्चों को बताने का। तो स्पेशल नीड बच्चों के साथ टेक एक्स्ट्रा केयर, और सब पेरेंट्स के साथ पहले ही आप बता के रखेंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले बताएं। क्लियर है। आजकल छोटे बच्चों में एस्थमा बहुत देखा जाता है, डायबिटीज़ देखी जाती है। डायबिटीज़ भी कई जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है छोटे बच्चों में होती है। तो अगर किसी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो येस डेफिनेटली वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर, उनके साथ आराम से काम करना है। ये सब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है डायबिटीज़ में? टाइप 1 वो होती है जो जिसके अंदर ना पैनक्रियास के ऊपर ऑटो इम्यून, मतलब जो उसकी बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, पैनक्रियास के सेल्स पर। पैनक्रियास इंसुलिन बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि बाय मिस्टेक जो बॉडी का इम्यून सेल है, इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, वो पैनक्रियास पे अटैक कर देते हैं। जब भी वो इंसुलिन बनाएगी उसको लगेगा ये इंसुलिन एक फॉरेन बॉडी है, ये बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो उस पर अटैक करके उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ये बाय चाइल्ड, छोटे होते से ये प्रॉब्लम आती है किसी में। ये इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। और इसमें उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो छोटे बच्चे को ही इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन पेट में, टांग में, कहीं ना कहीं वो दे देते हैं डेली बेसिस, जब भी खाना खाएगा उसको देना पड़ेगा। टाइप 2 वो होती है जो ड्यू टू लाइफ स्टाइल, और ये बड़ों में आती है।
कि लाइफस्टाइल में खाना पीना बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज है नहीं, और पैनक्रियाज सेल वीक हो गए, इंसुलिन सेल्स वीक हो गए। पैनक्रियाज उस लेवल पे इंसुलिन नहीं बना पा रहा जितना बॉडी में चाहिए। पहले तो ठीक बनाता था, बट वीकनेस मतलब भाग दौड़ नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, डाइट ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर शुगर शुगर, तो पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर उसको 100 का इंसुलिन चाहिए तो मुश्किल से 50 बना रहा है या कम बना रहा है। तो इंसुलिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोलियां खानी पड़ती हैं, उसमें गोलियां चलती हैं ज़्यादातर। टाइप टू इज़ अ लाइफस्टाइल की वजह से है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें हम एक्सरसाइज ट्रेनिंग के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। टाइप 1 को हम ठीक नहीं कर सकते, वो क्योंकि ऑटो इम्यून है, इम्यूनिटी सेल्स उसको मार देते हैं। ये जफर सर ये ADD ADHD क्या है? ADHD यार ये हार्ट से रिलेटेड होता है। इसका फुल फॉर्म ना यहीं पे ही है, कहाँ पे, कौन सा पेज है? सर लिखा है मैंने, एक ब्रेन से रिलेटेड भी दिखा रहा है 57। सॉरी ब्रेन हो सकता है, सही कह रहा है। ओके ये रहा, जब आपका ADD ADHD, यस। सो ट्रांसमीटर से बंद कर देता काम को। brain based, this is a brain based disorder in which the chemistry of the brain neurotransmitters is not functioning normally. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नर्व्स जो ट्रांसफ़र करते हैं मैसेजेस को, वो ठीक से काम नहीं करते। ADHD कई बच्चे होते हैं ना स्पेशल, आप देखोगे मतलब एज में तो ग्रो कर रहे हैं, बट मेंटली वो ग्रो नहीं करते, है ना। कईयों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, वो यही होता है कि जो मैसेजेस आने हैं ब्रेन से वो ठीक से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, आ नहीं रहे। ठीक है जी। सो बेसिकली इन सब चैप्टर्स को ना प्रैक्टिकल बेसिस पे जब आप बच्चों के साथ काम करते हो तब आप ज़्यादा सीखते हो, क्योंकि बच्चों के साथ ना उनको टैकल करना मेन प्रॉब्लम होती है कि उनको एक डिसिप्लिन में रख के उनसे काम करवाना। ठीक है जी, आई होप चीज़ें क्लियर हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों के साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करना चाहिए, हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी कभार ना प्री प्लान आते हैं कि आज ये कराएंगे, बट सिचुएशन दिख नहीं रही, वैसी लगने रही कि नहीं कर पाएंगे, ओके चेंज। तो हम लोगों को ज़्यादा वो होना चाहिए कि अडेप्टिव, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करना, हम बच्चों के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके उनको चीज़ें करा सकें। सो गाइज ये हमारा मॉड्यूल जिसका नाम है वर्किंग विद चिल्ड्रन, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, डेफिनेटली इसको रिवाइज करोगे तो काफ़ी चीज़ें जैसे ADHD और भी बहुत सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, वहीं पे आराम से उन्होंने लिखे, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वर्किंग विद एडल्ट्स मतलब ओवर 60, उनके साथ कैसे काम करना है, ठीक है। और लेट अस सी, कल फ्राइडे है, कल की क्लास तो रहेगी। अगर सैटरडे संडे हमारे पास जो बच्चे इनरोल्ड हैं एनाबॉलिक्स में, तो वी आर प्लानिंग के एनाबॉलिक्स को सैटरडे संडे ले कंटिन्यू करें। जस्ट इन केस अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ तो मंडे ऑनवर्ड्स एनाबॉलिक और आपका ये कंटिन्यू करवाया जाएगा, ठीक है। सर मॉड्यूल 1 और 2 के बाद सीधा मॉड्यूल 8 आएगा? वो ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, मॉड्यूल 8 नहीं मॉड्यूल 3 होना था, जिसको वो मॉड्यूल 8 किया हुआ है। आप अगर देखोगे ना वो लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3 होना चाहिए मेरे इसमें ना। मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 8 दोनों ऐसे लिखे हुए हैं साथ साथ, तो इसलिए वो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 8 के 2 पेजेस हैं, देख रहे हो। वो एक्चुअली एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी जिसमें मॉड्यूल 8 डाल दिया था प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। सर एनाबॉलिक की क्लास स्टार्ट होगी, एनाबॉलिक की क्लास ये कल मैं आपको इसमें आ जाएगा मैसेज, एनाबॉलिक का एक ग्रुप बनेगा अलग से, जो एनाबॉलिक में एनरोल्ड है उनको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ख़त्म होने वाला है।